गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अवनेश सिंह तोमर और हम इससे पिछले वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को पढ़ चुके हैं, तत्व और उनके प्रतीक और उनके परमाणु क्रमांक। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले पिछला वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो में पढ़ें, क्योंकि इसमें जो हम चीजें पढ़ने वाले हैं वो मुख्य रूप से पिछली वीडियो से ही रिलेटेड है। भाई इस वीडियो में हम लिखना सीखेंगे कि जो सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, तत्वों के जो सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, उन्हें आसान तरीके से किस तरह से लिखा जा सकता है। भाई क्योंकि अगर जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना नहीं सीखेंगे तब तक आप आगे की केमिस्ट्री को नहीं पढ़ सकते। तो मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं भाई, और जो भी बेसिक से बेसिक चीज है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत ध्यान से बिल्कुल लास्ट तक इस वीडियो को देखें, और लास्ट में अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी, और लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं तो राइट साइड में एक रेड कलर का बटन होगा जिस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे क्लिक करें, और उसके बराबर में एक बेल आइकन घंटी का बटन बना होगा, उस पर क्लिक करके ऑल के बटन को दबाएं, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप किसी भी वीडियो को नहीं छोड़ें। सही है भाई। देखते हैं, देखो हम मुख्य रूप से जो भी जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं वो परमाणु के बारे में ही कर रहे हैं। किसके? परमाणु, या फिर आप क्या कह सकते हैं भाई, एटम। बहुत ध्यान से समझना, हमने क्या पढ़ा था भाई, परमाणु के 3 स्थायी कण होते हैं। बहुत ध्यान से समझो इसे, कितने स्थायी कण होते हैं? 3। और कौन कौन से होते हैं? देखो मैं प्रतीक लिख रहा हूं और बोल दूंगा। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। क्लियर है? इस पर माइनस का आवेश होता है, इस पर प्लस का आवेश होता है, एक एक, सही है, और इस पर कोई भी आवेश नहीं होता। ये चीजें आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि किसी भी परमाणु में मुख्य रूप से 3 स्थायी कण होते हैं जो परमाणु के अंदर भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं और जिन्हें परमाणु से बाहर भी निकाला जा सकता है। और ये 3 प्रमुख कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आज हम इनकी ही व्यवस्था को देखने वाले हैं। जैसे मान लो मैं एक परमाणु बना रहा हूं, ये सही है, और ये जो है नाभिक है उस परमाणु का। ये क्या है भाई? नाभिक। मैंने आपको बताया था किसी भी परमाणु का नाभिक या फिर न्यूक्लियस क्या होता है भाई? नाभिक या फिर न्यूक्लियस वह केंद्र में अति सूक्ष्मतम भाग होता है जिस पर धनावेश होता है और जिसमें उस परमाणु का संपूर्ण धनावेश केंद्रित होता है और द्रव्यमान केंद्रित होता है। तो ये नाभिक है। और नाभिक के बाहर देखो परमाणु की संरचना बनाकर दिखा रहा हूं मैं आपको। क्या बना रहा हूं भाई? परमाणु की संरचना, कि परमाणु वास्तव में होता कैसा है। ध्यान रखना, बहुत ध्यान से समझना इन चीजों को। ये परमाणु का नाभिक, और परमाणु के बाहर चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। ये क्या है भाई? वृत्ताकार कक्षाएं। तो ये 2 बातें समझ में आई। परमाणु के केंद्र में एक छोटा धनावेशित भाग होता है जिसे किस नाम से जानते हैं हम? नाभिक या फिर न्यूक्लियस के नाम से। और नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाएं गोल गोल घेरे होते हैं और इन्हें वृत्ताकार कक्षाएं, और सामान्य रूप से इन्हें कोश कहते हैं। हम क्या कहते हैं भाई? कोश के नाम से जानते हैं, या फिर इंग्लिश में सेल कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं इंग्लिश में? सेल। तो ये वाली बात समझ में आई भाई कि परमाणु के केंद्र में एक छोटा सा धनावेशित भाग होता है जिसमें उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है, और इस भाग को न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके बाहर चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं और इन वृत्ताकार कक्षाओं को कोश कहते हैं, सही है, या सेल कहते हैं। अब देखो ये जो नाभिक है इसमें इन तीनों में से 2 कण होते हैं। इन तीनों कणों में से 2 कण इसी के अंदर होते हैं। एक तो प्रोटॉन नाभिक में होता है, और दूसरा न्यूट्रॉन। तो आप समझे भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के दोनों कहां होते हैं? नाभिक में। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कोशों में होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? परमाणु नाभिक के बाहर जो वृत्ताकार कक्षाएं हैं उन कक्षाओं में अवस्थित होते हैं। इतना क्लियर है भाई। और मैंने आपको क्या बताया था
कि किसी भी परमाणु का एक मुख्य लक्षण होता है, किसी भी परमाणु का एक मुख्य लक्षण होता है उसका परमाणु क्रमांक। क्या मुख्य लक्षण होता है भाई उसका? परमाणु क्रमांक। और किसी भी परमाणु में जितने परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही क्या होते हैं उसमें प्रोटॉन। तो क्या ये सारी बात आप नहीं जानते हैं? कई बार पढ़ चुके, अब तो आप समझ चुके होंगे। जैसे मैं मानकर चलता हूं ये परमाणु सोडियम का है और सोडियम का प्रतीक हमने क्या पढ़ा भाई? Na। आप तो प्रतीक समझते होंगे भाई, सोडियम को क्या लिख सकते हैं? Na लिख सकते हैं। तो याद रखना Na का परमाणु क्रमांक कितना पड़ा था? 11। यानी कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होगी, उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 11 होगी। तो तीनों चीजें क्या होंगी? 11 11। तो कौन कौन से कण हैं? देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो हमें पता चल गए, सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं, इस बात का हमें पता चल गया। लेकिन न्यूट्रॉन कितने होते हैं? तो न्यूट्रॉन निकालने का तरीका मैंने बताया था भाई, सोडियम का परमाणु भार होता है 23। कितना होता है भाई? 23। और ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दें तो कितने आए भाई? 12। तो 12 होते हैं इसमें न्यूट्रॉन, 11 होते हैं प्रोटॉन और 11 ही होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब इन कणों को हम परमाणु में रख रहे हैं, इन सभी कणों को हम परमाणु में रख रहे हैं। तो देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां है नाभिक में? तो 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है और 11 ही न्यूट्रॉन है। तो ये सारे के सारे कण कहां हैं? नाभिक में। अब बाकी के क्या बचे आपके? इलेक्ट्रॉन। बाकी के क्या बचे आपके? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? 11। इलेक्ट्रॉन 11। तो आप समझ रहे हैं। और ये जो वृत्ताकार कक्षाएं आप देख रहे हैं, ये वृत्ताकार कक्षाएं इनफाइनाइट, अनंत तक होती हैं, कोई गिनती ही नहीं है इनकी कि कितनी होती हैं। सही है। अब आप एक बात समझें कि सारे के सारे प्रोटॉन यहां पर हैं, सारे के सारे न्यूट्रॉन यहां पर हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इन वृत्ताकार कक्षाओं में है। और वृत्ताकार कक्षाएं कितनी हैं? अनंत तक। तो किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? किस कक्षा में या किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये भी तो पता होना चाहिए। ये तो हम समझ गए कि इलेक्ट्रॉन कहां होंगे? नाभिक के बाहर जो वृत्ताकार कक्षाएं हैं जिन्हें हम कोष के नाम से जानते हैं। तो इनमें 11 इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा कि ये वाला जो कोष है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे होंगे या नहीं, ये वाला जो कोष है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे होंगे या फिर नहीं, इसी प्रकार से इस कोष में, इसी प्रकार से इसमें। तो किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये हमें कैसे पता चलेगा? सही है। तो किसी भी कोष में, परमाणु के किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है, आप लिखें इस लाइन को, परमाणु के किसी भी कोष में, सॉरी परमाणु में कोषों में, या परमाणु के लिखो, परमाणु के कोषों में, परमाणु के कोषों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था या फिर वितरण भी लिख सकते हैं। परमाणु के कोषों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था या वितरण को ही सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है कि किस कोष में हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, इस पूरी व्यवस्था को ही क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अब हम क्या सीखने वाले हैं भाई कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है, किसी भी तत्व का या परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। तो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए एक नियम दिया गया है, एक नियम दिया गया है, और वो नियम दो वैज्ञानिकों ने दिया है, एक तो बोहर नाम के और बरी। तो बोहर बरी का नियम कहलाता है। तो आप याद रखें, एक नियम है बोहर बरी या बोर बरी का नियम, और ये नियम ही हमें ये बताता है कि किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा। क्लियर है भाई? आपको ये बात समझ में आ रही है कि हमें बोहर बरी का नियम ही ये बताएगा कि किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं। इनसे हमारा मतलब नहीं है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। क्यों? क्योंकि ये तो सेंटर में है,
इनका कोई वितरण है ही नहीं, सब एक जगह ही होंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन सारे एक जगह नहीं होते हैं, अलग अलग कोषों में होते हैं। तो आप इस बात को समझ गए भाई। आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखने वाले हैं। तो देखो बोहर-बरी ने क्या बताया, सही है। सबसे पहली बात तो आप ये समझे, बोहर-बरी ने ये कहा कि परमाणु नाभिक के बाहर ये जो गोल गोल वृत्ताकार कक्षाएं हैं, सही है, इनकी एक क्रम संख्या होगी। इनकी क्या होगी? क्रम संख्या। ये जो कोष हैं इनकी क्या होगी भाई? क्रम संख्या। मतलब क्रम से इन्हें हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक, ये होंगी इनकी क्रम संख्या। तो परमाणु नाभिक के बाहर वाली जो सबसे पहली वृत्ताकार कक्षा है उसके लिए हम क्रम संख्या देंगे 1, यानी कि ये कौन सा कोष है? पहला। इसके बाद इसे हम कौन सा नंबर देंगे? 2। इसके बाद 3, इसके बाद ये हो गया 4 5 6 और डैट डैट डैश कहां तक जाएंगे हम? इनफाइनाइट तक। ये बात आप समझ रहे हैं कि परमाणु नाभिक के बाहर ये जो बहुत सारी वृत्ताकार कक्षाएं हैं इनकी एक क्रम संख्या होगी, और इस क्रम संख्या को हम कहां से लिखना शुरू करेंगे? परमाणु नाभिक के बाहर वाली पहली कक्षा से। उसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी कक्षा के नाम से जाना जाएगा। और ये जो क्रम संख्या है इसका एक नाम है मुख्य क्वांटम संख्या। क्या नाम है भाई? मुख्य क्वांटम संख्या। तो आप समझ गए भाई, मुख्य क्वांटम संख्या वास्तव में कोषों की ही क्रम संख्या को कहते हैं, कोषों की क्रम संख्या को। और इसे हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ये लाइन क्लियर है भाई? यानी कि स्मॉल n बराबर 1, स्मॉल n बराबर 2, स्मॉल n बराबर 3। इतना क्लियर है? ये पहली बात इन्होंने कही। अगली बात इन्होंने ये कही कि ये जो क्रम संख्याएं हैं, ये जो क्रम संख्याएं हैं, इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर मतलब बड़े अक्षरों KLMN के, इसे लिखेंगे L, इसे लिखेंगे M, इसे लिखेंगे N, और इसी प्रकार से आगे की ओर हम बढ़ते जाएंगे। क्लियर हुआ अभी ये वाली बात? इन्होंने क्या कहा, ये जो क्रम संख्याएं हैं इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर KLMN के नाम से जाना जाएगा। आगे को और भी लिख सकते हैं, MNOPQRSTUVW, जहां तक भी आप जा सकते हैं लिख सकते हैं भाई। क्लियर है? तो अब एक चीज आपके सामने निकल कर आती है कि अगर मैं ये लिखूं n बराबर, क्या लिखूं? n बराबर 1, इसका मतलब क्या होगा? n बराबर 1 का मतलब है k कोष। कौन सा कोष होगा भाई? k कोष। क्या ये वाली बात निकल कर नहीं आती इससे सामने? अगर मैं आपसे लिखूं n बराबर 2, इसका मतलब क्या होगा? n बराबर 2 l कोष, इसका मतलब क्या होगा भाई? l कोष। ये वाली बात क्लियर है? अगर मैं लिखूं n बराबर 3, तो इसका मतलब क्या होगा? m कोष। क्या होगा? m कोष। ये क्लियर है भाई? आप समझ गए अब तो परमाणु की व्यवस्था। अब मैं इसे रब करता हूं, देखो शॉर्ट करता हूं इसे। क्लियर है? अब देखो इन्होंने, बोहर-बरी ने अगली बात कही। बोहर-बरी ने कहा कि किसी भी कोष में आप अपनी इच्छा के अनुसार इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। किसी भी कोष में आप अपनी इच्छा के अनुसार इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, एक नियम के अंतर्गत ही इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। सही है? हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? बोहर-बरी का नियम। सही है? और ये हमें क्या सिखाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। तो इसकी सहायता से हम क्या लिख रहे हैं भाई? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमने देखा ये परमाणु का नाभिक है, उस पर कैसा आवेश होगा? प्लस का। ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, और इसी प्रकार से हम कहां तक जाने वाले हैं भाई? इनफाइनाइट तक। क्लियर है? और अभी हमने पढ़ा इनके लिए n बराबर 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इनफाइनाइट तक। क्लियर है भाई? और इन्हें किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं हम? इन्हें K L M N O P और डैश 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 इनफाइनाइट तक। क्या इतना क्लियर हो पा रहा है? सही है भाई?
अब अगली चीज देखें, आप लाइन लिख सकते हैं इस लाइन को कि मुख्य रूप से किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप अपने आप निर्धारित नहीं कर सकते, जबकि किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर होती है। कितनी होती है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी कोष में कितने हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2n स्क्वायर। कम से कम कितने भी हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 2n स्क्वायर। इतना क्लियर है भाई? 2n स्क्वायर। तो लिखें n बराबर 1 या फिर k कोष, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आप देखें n का, अगर k कोष में आपको देखना है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो किस में मान रखते हैं? 2n स्क्वायर में रखना भाई। 2 n का मान कितना है k कोष के लिए? 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया भाई? 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि 2। आप समझ गए भाई? k कोष में ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप। k कोष में ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसके बाद n बराबर 2, यानी कि k l कोष, सही है। और इसके लिए n का मान कितना रखना है? 2, तो 2 का स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4 दूनी 8। तो दूसरे कोष में यानी कि के एल कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 8। क्लियर है भाई? n बराबर 3, यानी कि m कोष, कौन सा कोष है? m कोष, और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2, n बराबर कितना है? 3 का स्क्वायर, 2 3 तिया 9 दूनी 18। तो तीसरे कोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? इसके बराबर n बराबर 4, यानी कि n कोष क्या होगा भाई? n कोष, और यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट बता रहा हूं, 4 रखोगे 4 चौक 16 दूनी 32, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 32। यानी कि आप लिख सकते हैं कि के कोष में मैक्सिमम 2, इसमें 8, 18, 32 और 5 पंजे 25 दूनी 50। तो इस प्रकार से आगे की ओर आप बढ़ सकते हैं। अब तो क्लियर है? जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पहले वाले कोष में यानी कि के कोष में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, दूसरे वाले कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, तीसरे कोष में 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, चौथे कोष में 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, और केवल इतने से ही काम चल जाता है। केवल हमें 30 तक तो ही सीखना है भाई। हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि हमने जो परमाणु क्रमांक सीखे, कहां तक सीखे? 1 से लेकर 30। तो हमें 30 तक जो लिखेंगे इससे ही काम चल जाएगा। इतना क्लियर है या नहीं, ये बताओ? क्लियर है भाई? अब लिखना सीखते हैं। देखो इन्होंने और क्या क्या बताया। इन्होंने ये कहा कि सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि देखो पहला नियम तो इन्होंने ये बताया कि अगर किसी परमाणु का बाह्यतम कोष है, तो ये पहला नियम बता रहे हैं, अगर बाह्यतम कोष है तो उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं भरे जा सकते। अगर किसी परमाणु का कोई बाह्यतम कोष है तो उसमें 8 से ज्यादा कभी भी नहीं भरे जा सकते, और बाह्यतम कोष से पिछले वाले कोष में मैक्सिमम 18 भरे जा सकते हैं। तो ये 2 लाइनें याद रखें। अगर किसी भी परमाणु का सबसे बाहर वाला कोष है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? मैक्सिमम 8 से ज्यादा कभी नहीं भर सकते। और उससे पिछले वाले कोष में मैक्सिमम कितने भर सकते हो भाई? उससे पिछले वाले कोष में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर हो गया? अब देखो अगली लाइन क्या कही इन्होंने, इसी में सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इन्होंने ये कहा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के कोष में भरते हैं। इन्होंने क्या कहा भाई? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के कोष में भरते हैं, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, पहले के में भरेंगे, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके बाद एल में भरेंगे, और एल में 8 इलेक्ट्रॉन होने तक भरेंगे। कितने होने तक? 8 इलेक्ट्रॉन होने तक, क्योंकि मैक्सिमम 8 ही हो सकते हैं बाहर वाले कोष में। क्लियर है भाई? अगली बात इन्होंने कही, जब 8 पूरे हो जाएंगे
उसके बाद एम में भरेंगे, उसके बाद किस में भरेंगे, एम में, और एम में मैक्सिमम 18 होने चाहिए थे। देखो यही तो पढ़ रहे हैं, 2 इसमें भर गए, फिर इसमें चले गए, इसमें 8 भर गए, इसमें, फिर इसमें 18 होने चाहिए। लेकिन ये तो बाहर वाला कोष हो जाएगा। अरे ये सब जब इसमें भर रहे होंगे तो सबसे लास्ट में यही तो होगा, तो ये बाहर वाला कोष होगा। तो क्या बाहर वाले कोष में 8 से ज्यादा भर सकते हैं? नहीं। तो सबसे पहले एम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और जब 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तो हम फिर एन कोष में भरेंगे। किसमें भरेंगे? एन कोष में। और एन कोष में जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, सही है, एन कोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और उसके बाद फिर एम को पूर्ण रूप से भरेंगे, पूर्ण रूप से भरेंगे। देखो शायद ये बहुत जटिल चीज है, 3-4 लाइनें शायद आपको नहीं समझ में आ रही हो। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखाऊंगा तो एक ट्रिक बता दूंगा हल्की सी, तो आपको ये 3-4 लाइनें याद करनी ही नहीं पड़ेंगी। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखो मैं सबसे पहले के कोष में भरेंगे, उसके बाद एल में 8 भरेंगे, जब एल में 8 भर जाएंगे एम में भरेंगे, एम में केवल 8 भरेंगे, 18 नहीं भरेंगे, 8 भरेंगे। 8 भरने के बाद फिर एन में भरेंगे, और एन में मैक्सिमम 2 भरेंगे, सही है, क्योंकि एक नियम बताया गया है बोहर-बरी के द्वारा कि जब तक बाहर वाले कोष में 2 से ज्यादा तब तक नहीं भरते, 2 से ज्यादा तब तक नहीं भरते जब तक उससे पिछला कोष पूर्ण रूप से ना भर जाए। पूर्ण रूप से मतलब है हमने भरे हैं केवल 8, होने कितने चाहिए? 18। तो पहले 18 भरेंगे, उसके बाद 2 से आगे को जाएंगे, सही है भाई। तो ये बहुत सारे नियम इन्होंने बताए। अब मैं 1-2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखने सिखा देता हूं, फिर डिटेल से हम अगली वीडियो में करेंगे, सही है। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही देखो, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 11, क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक उतने ही क्या होते हैं उसमें, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों का विन्यास लिखेंगे, सबसे पहले वाले में 2 भरेंगे, 11 भरने हैं। उसके बाद जब 2 के भर जाएगा, किसमें भरेंगे? एल में। के भरने के बाद किसमें भरेंगे? एल में। एल में कितने भर सकते हैं? 8। टोटल कितने हो गए? 10। भरने कितने हैं? 11। तो फिर किसमें भरने चलते हैं? एम में। तो एम में कितने भरेंगे? एम में 1 इलेक्ट्रॉन। एम में कितने भरेंगे भाई? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2, 8, 1। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोडियम का। किसका है भाई? सोडियम का। जैसे अगला मैं आपको बता रहा हूं, अगला जैसे देखेंगे भाई, जैसे पोटेशियम 19, और इलेक्ट्रॉन भी 19 होंगे इसमें, तो भरो देखो 2, अगर के कोष में भर दिए उसके बाद किस में जाएंगे? एल में। 8 भरो, 10 हो गए। अरे कितने हो गए? 10। इसके बाद में कितने और रह गए? 9। इसके बाद एम में जाएंगे, क्या एम में 9 भर सकते हैं? अभी मैंने बताया एम में 9 नहीं भर सकते, 8 भरेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बाहर वाला कोष है, और बाहर वाले कोष में 8 से ज्यादा कभी भी नहीं भरे जा सकते। इसमें पहले 8 भरेंगे, और 8 भरने के बाद एम के बाद किस में जाएंगे? एन में। और एन में ये 1 भर देंगे, यानी कि 2, 8, 8, 1। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? के का, पोटेशियम का, सही है भाई। तो ये अभी बेसिक बताया है मैंने। इससे अगली वाली वीडियो में हम पूरी डिटेल से इसे पढ़ने वाले हैं। और आपको ये चीजें अगर पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव बताएं। ये भी बताएं भाई वीडियो आपको कैसी लग रही है, और अपने सभी मित्रों को शेयर जरूर कर दें भाई। कंटिन्यू ये वीडियो चलेगी, और जब तक चलेगी जब तक आपकी पूरी किताब खत्म नहीं हो जाती। हर एक चीज को समझाते हुए मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा, सही है। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।